दोस्तों, औरत जो होती है या इंसान जो होता है, जब भी कभी अपने घर की दहलीज को अपने पिता के विरुद्ध होकर अब नागती है या नागता है तो समझ लो उस दिन से परिवार में अब कला होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी एक कला की वजह से अब उस व्यक्ति और उस औरत का जो परिवार होता है हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। लेकिन उसका जो अंजाम होता है भुगतना पड़ जाता है, उस भुगतने का अंजाम को कोई कल्पना नहीं कर पाता। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है एक महिला के प्यार में इतना दीवाना हो जाता है कि उसकी वजह से अपनी जो ज़िंदगी होती है पूरे परिवार के साथ दांव पे लगा देता है। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह खुद अब जेल के सलाखों के पीछे कई लोगों के साथ पहुंच जाता है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। अब आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में जाना माना अब महानगर पड़ता है और कानपुर, और उसी में ही एक जाना माना अब बर्रा थाना भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 3 फरवरी का ही। वही लगभग सुबह के अब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो इधर बर्रा का ही रहने वाला होता है अब विशाल रफूगर। मौके पर अपने गांव से कुछ दूर निकल के जाता है और जैसे ही अब सीआईटी नहर के पास पहुंचता है तो बगल में सोचता है अब खड़े होकर थोड़ा अपना लघुशंका अब दूर किया जाए। तो उसी वक्त उतर के झाड़ी के पास खड़ा होता है तो उसकी नज़र अब नहर में चली जाती है। अब उसमें कुछ पानी होता है, उसी पानी में देखता कि भाई एक बोरी है, उसी बोरी के ऊपर काफ़ी चील कौवे अब बैठे होते हैं, लेकिन अपनी जो चोंच होती है उस बोरी में बार बार अब मारे जा रहे होते हैं। और विशाल रफूगर जो होता है उसी समय काफ़ी अचंभे में पड़ जाता है और अपनी निगाह जो होता है उसी बोरी पर टिक आकर बैठ जाता है, क्योंकि जैसा जैसा पानी का जो बहाव होता है आगे बढ़ता वैसा ठीक है बोरी अब आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन बोरी जैसे ही अब इधर विशाल रफूगर के सामने आता तो अचानक बोरी का जो मुंह होता है इधर से उधर हो जाता है और उसी में से एक महिला का सर पूरी तरह से बाहर से निकलते हुए दिखाई दे जाता है विशाल को। विशाल वहाँ चीख पड़ता है और पास जितने भी लोग होते हैं उस चीख की आवाज़ सुनकर विशाल के पास आ जाते हैं और सभी व्यक्ति जो होता है उसी समय बोरी को देखते हैं ध्यान से। सही में उसी बोरी में से इसे एक महिला का जो सर होता है बाहर निकला होता है, लेकिन चेहरा पूरी तरह से पहचान में नहीं आ पाता है क्योंकि काफ़ी बिगड़ा होता है। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है, उसी समय इसकी जो सूचना होता है अब 100 नंबर कंट्रोल रूम को दे देती है और कंट्रोल रूम के पुलिस थाने की टीम के इस चीज़ की जो खबर होता है अब जाकर अब गोविंद नगर में दे दिया जाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब खबर पाते हैं तुरंत ही अब उसी समय घटना पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो होता है बोरी को दूर से देखते करने लग जाते हैं। यह मामला जो होता हमारे थाने का नहीं है, अब यह मामला जो होता ठीक था बर्रे थाने का है, इसीलिए वहाँ से अब वह खाली वापस लौट जाते हैं और 2 घंटे का वक्त वहाँ बीत जाता लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता है। तभी आनंद फार्म में इसकी जो सूचना होता है जाकर बड़े अधिकारी को लग जाता है और बड़े अधिकारी जब खबर पाते हैं तो उसी वक्त अब राम बाबू अब सिंह जो होते हैं थाना प्रभारी एक्शन में आ जाते हैं, दल बल टीम को लेते हैं और बर्रा कुछ अधिकारी को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब उसी वक्त सीआईटी नहर के पास पहुंच जाते। तब तक तो भीड़ लग चुका होता है। अब थाना प्रभारी अब राम बाबू सिंह जो होते हैं कुछ सिपाहियों को साथ लेते हैं और नीचे उतार देते हैं और उतरने के बाद बोरी को बाहर निकलवाते हैं और ले आकर साइड में जब रखते जैसे ही बोरी का मुंह थोड़ा बहुत खुलता है तो अपने आप पूरा शरीर घर बाहर आ जाता है। देखते हैं वह पूरा जो वस्त्र होता है वह महिला का होता है, जो शरीर होता है वह महिला का होता है, लेकिन चेहरा और साथ में बॉडी कई जगह पूरी तरह से बिगड़े हुए होते हैं। क्योंकि बॉडी को देखकर पहली ही नज़र में पुलिस की टीम अंदाज़ा लगा देती है कि बस करो यह महिला तो है ही और इस महिला की जो उम्र है लगभग 30 से 35 साल के आसपास ही होगा।
क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से किसी कैफीन से बिगाड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और शरीर के काफ़ी ज़्यादा जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट होते हैं, पूरी तरह से बिगाड़े गए होते हैं। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है, लेकिन इतना अंदाज़ा लगा लेती है कि बस करो, जो भी व्यक्ति इस महिला की हत्या किया होगा वह पूरी तरह से इस महिला से काफ़ी महीनों से खुन्नस खाए तो बैठा होगा। यह मामला जो होता पूरी तरह से रिश्ते से जुड़ा हुआ है। पुलिस की टीम कपड़े के देखकर अंदाजा लगा लेती है कि बस करो, यह जो महिला होगी अब रईस घर की होगी। लेकिन बूढ़ी का जब पुलिस की टीम निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि ठीक अब जो दाहिना हाथ होता है उसी अब दाहिने हाथ में अब बबलू गुदा होता है। अब लेकिन पुलिस की टीम जब देखती है पैर होता है, बिछिया उसमें काफ़ी सारे होते हैं। पुलिस की टीम अंदाज़ा लगा लेती है कि बस करो यह महिला शादीशुदा है और इसका पति का नाम होगा अब बबलू। लेकिन साइड में थोड़ी बहुत ओम गुदा होता है। पुलिस की टीम हो जाता है बस करो यह जो महिला है पूरी तरह से हिंदू है। अब वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं, पुलिस की जो टीम होती है सोचती है कि इस महिला का शिनाख्त है। अब यहाँ के खड़े व्यक्ति कैसे ना तैसे कर लें, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति जो होता है उस महिला का अब शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है। अब जब शिनाख्त नहीं होता, पुलिस की टीम जो होती है आनन फानन में उस महिला के बॉडी का वहीं अब पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है लाला राजपति अस्पताल, उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। अब उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब बड़े अधिकारी को भी दे दिया था, पर उसकी टीम अपने हिसाब से वहाँ कुछ साथ जुटाती है और लेकर ठीक सबूत इकट्ठा करके वहाँ से वापस चली जाती है। और थाना प्रभारी अब राम बाबू सिंह जो होते हैं मौके पर अब तौ तरीके से घटना का निरीक्षण कर देते हैं और निरीक्षण करने के बाद अब उनके पास जो डेड बॉडी का फोटो होता है खींचा हुआ, उसको अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं उनमें सर्कुलेट करवा देते हैं और सभी को सूचना भिजवा देते हैं। अगर कोई भी महिला आपके थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो तो उस वक्त इसकी जानकारी उसके पति को दिया जाए, या कोई भी व्यक्ति की गुमशुदा का मुकदमा आपके यहाँ दाने में तो हो इसकी हमें सूचना दिया जाए। पुलिस की जो टीम के थाना पर भारी होते हैं मौके पर वह भी इस केस को सुलझाने में तौर तरीके से लग पड़ जाते हैं। लेकिन 3 दिन का वक्त बीत जाता है, इधर उस अज्ञात महिला की डेड बॉडी का अब शिनाख्त नहीं हो पाता है। पुलिस की टीम जो होती काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है और तभी ठीक जैसे ही अब 6 फरवरी का दिन होता है तो उसी वक्त एक व्यक्ति अब इधर बर्रा थाने में फ़ोन कर देता है, यानी लग जाता है कि साहब इधर कानपुर का अपना जो शीशा मऊ है उसी इलाके का रहने वाला बबलू है। उसकी अपनी पत्नी होती है, उसके टोटल 2 बच्चे होते हैं जो 31 मई को हुई। अपने बच्चों और अपनी पत्नी इधर रूबी को लेकर अपने घर से निकला हुआ था, लेकिन अभी तक उसका आता पता नहीं चल रहा है। और पुलिस की टीम जैसी खबर पाती है तो इस मामले को संज्ञान से लेते हुए एक टीम लेती है और शीशा मऊ पहुंच जाती है और गांव में जाती है। तो इधर जैसे बबलू के मकान में दाखिल होती है तो पता चलता कि मेन जो दरवाज़ा होता है वहाँ तो ताला लगा होता है। पुलिस की टीम में पड़ जाती है कि सारा मामला समझने के लिए आस पड़ोस लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर बबलू और उसकी अपनी जो पत्नी होती है अब इधर रूबी के बीच कैसा रिश्ता था। और पड़ोसी से जब पूछताछ किया जाता तो पता चलता है रूबी जो होती है एक साधारण औरत नहीं थी, बल्कि उसका जो चरित्र होता है पूरे गांव वालों के सामने फैला हुआ होता है। इसकी जानकारी उसके अपने पति बबलू की थी और इसी बात को लेकर आए दिन झगड़े तकरार चला करते थे। लेकिन हाँ, यह 31 जनवरी का जब दिन होता है तो उसी दिन बबलू अपनी पत्नी को लेता है और लेने के बाद न जाने कहाँ चला जाता है। लेकिन इसी बीच उसे देखा गया है, अपने गांव में जब आता है तो अपना सिर मुड़वाए हुए आता है। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है कि बस करो इस मामले को रफा दफा करने में इधर बबलू का हाथ है। पुलिस की टीम पूछती है गाँव वालों से, अच्छा एक बात हमें बतला सकते हो कि रूबी के हाथ में क्या बबलू गुदा हुआ था और ओम लिखा हुआ था? तो गांव के कुछ हितकारी होते हैं जो बबलू के पड़ोसी होते हैं, उनसे जब पूछा जाता स्वीकार कर लेते कि हाँ रूबी के हाथ में दाहिने में बबलू गुदा हुआ था और ओम लिखा हुआ था। और पुलिस की टीम को यकीन हो जाता कि बस करो अब जो 3 इधर फरवरी को जो बॉडी हमें इधर अब CIT नगर के नहर में मिला हुआ था वह बॉडी सही में अब लग रहा है अब रूबी का है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अब इसकी सूचना देने के लिए सबसे पहले बबलू के अपने पिता होते हैं जिनका नाम गणेश शंकर जोशी होता है, जो ठीक गांव के बाहर इधर बनकेश्वर एक मंदिर होता है प्रीड, उसी में जाकर अब पुरोहित का काम किया करते थे। पुलिस की टीम को जैसे ही बबलू के पिता के बारे में जानकारी लगता है तो पुलिस की जो टीम होती है अब गांव के बाहर जाती है। अब बंकेश्वर मंदिर में पहुंचती है तो वहाँ पुरोहित होते हैं। अब इधर गणेश
शंकर साहू पुलिस के उनके पास उनके बेटे इधर बबलू के बारे में जब पूछताछ करती है तो इधर रोते हैं, खुद कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा जो अपना बेटा होता है लगभग ठीक 12 साल पहले शादी कर न जाने किसकी पत्नी लेकर अपने पास रह रहा था। उसकी पत्नी खुद हो गई थी रूबी, और रहते रहते उसके टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं। रहता तो है लेकिन साहब उसके हम खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम घर बार छोड़कर इसी मंदिर में अपना तौर ठिकाना बना लिए है। लेकिन साहब 31 जनवरी का जब रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो बबलू हमारे पास पहुंचता है, कहने लग जाता है कि पिताजी आपकी जो बहू है रूबी, वह शाम के लगभग 4 बजे के आसपास के टाइम होता है तो बैंक में गई थी, वहाँ हमसे कुछ पैसे निकलवाए और निकलवाने के बाद पैसा ली और बोली हम जो होता है अब शीशा मऊ जा रहे हैं बाज़ार करने के लिए। अब लेकिन वह निकली थी, निकलने के बाद लौटी नहीं, और हमारा बेटा हमारे सामने यही बात रख रहा था कि हम अपनी पत्नी को तलाशी करने के लिए बाज़ार गए लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला, और हम आपके पास आए हैं पिताजी, और दोनों बच्चों को हमारे पास छोड़ने के लिए हमारे पास बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन हम मना कर देते हैं। हम कहते चले जाओ तुम चेन्नई, वहाँ अपनी पत्नी की तलाशी करो। यह बात जैसे ही अब उधर हमारा बेटा सुनता तो उसी समय भी भल्ला था और अपने छोटे भाई को साथ लेता और निकल जाता है। अब पुलिस को टीम को यही जो शंका होता है कि मैं बदल जाता कि बस करो इसमें बबलू का सारा किया धराया है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बबलू की तलाशी करने के लिए मुखबिरों की व्यवस्था कर लेती है और उसकी तलाशी करने के लिए जगह जगह मुखबिर की व्यवस्था कर देती है ताकि जल्द जल्द बबलू का आता पता चल सके। लेकिन तलाशी करते करते अब लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है और तभी जैसे ही अब 9 फरवरी का दिन होता है उसी वक्त अब मुखबिरों द्वारा पता चलता है कि बबलू इस समय अब जो शास्त्री चौक पड़ता है उसी चौक पर हाथ में झोला लेकर कहीं भागने के फिराक में अब खड़ा हुआ है। और पुलिस की टीम जैसे अब बात मुखबिरों के द्वारा सुनती है, एक टीम लेती है और लेकर ठीक जो होता है अब शास्त्री चौक पहुंच जाती है और वहां से बबलू को धर दबोचती है और लेकर अब थाने पहुँच जाती है। और थाने में जैसे ही अब इधर बबलू से पूछताछ किया जाता है उसकी जो पत्नी होती है रूबी के गुमशुदा के बारे में, तो कहने लग जाता कि साहब हमें नहीं पता हमारी पत्नी रूबी कहाँ चली गई, क्योंकि शाम को 4 बजे के आसपास के टाइम में वह बाज़ार निकली थी सब्जी और मार्केट करने के लिए। पुलिस की टीम उसकी बात सुनती है, पुलिस की टीम को शंका और बढ़ जाता है और अपनी शक्ति दिखा देती है और चंद मिनट के अंदर जो होता है बबलू अपनी पत्नी अब इधर जाकर रूबी का हत्या का जुर्म कबूल कर लेता। लेकिन जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद तो हर किसी को दोस्तों अपने कानों पर कतई यकीन होने वाला नहीं है, क्योंकि ठीक यह जो घटना है उत्तर प्रदेश का ही महानगर है कानपुर, और उसी में ही एक बजरिया जाना माना कस्बा पड़ता है। अब उसी कस्बे से जुड़ा हुआ एक शीशा मऊ गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं गणेश शंकर जोशी। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है लेकिन उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा बबलू होता है और छोटा बेटा धर्मेंद्र होता है। और बबलू जोशी और धर्मेंद्र जोशी जो होते हैं मौके पर एक प्राथमिक विद्यालय होता है उसी में पढ़ाई तो करते हैं। पढ़ाई करने के बाद बबलू जो होता है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए एक बढ़िया विद्यालय में दाखिला लेता है। लेकिन समय के हिसाब से जब बबलू को आभास होता है कि हमारी ज़िंदगी है, अब हमारी ज़िंदगी हमें अपने माता पिता की सेवा में लगाना चाहिए, ये सब सोच कर बबलू अब नौकरी की तलाशी करता है। लेकिन काफ़ी साल मेहनत करता है, उसकी मेहनत बड़ी जल्दी रंग लाती है। तभी उसकी जो थी नौकरी जाकर अब ठीक इधर जो पनकी पड़ता है वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा होता है उसी में जाकर अब चपरासीगिरी की नौकरी लग जाती है और सरकारी नौकरी फेल हो जाता है। अब उसी नौकरी की वजह से उसका जो परिवार होता है तौर तरीके से चल पाता है और अपना रहन सहन जो होता है बबलू अब बदल लेता, पहनावा बदल लेता है। अब इधर जो होता है जब भी मौका मिलता कभी बाजार जाता कभी मॉल जाता और शादी विवाह में उसका जो होता है अब आया जाना और बढ़ जाता है। और तभी घटना के मात्र अब 12 साल पहले जो होता है बबलू अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए अब विजयनगर जाता है और जैसे ही स्टेज पर चढ़ता है तो उसी में उसकी जो मुलाकात होती है बगल में खड़ी हुई एक खूबसूरत युवती से हो जाती है। वो यह युवती कोई और नहीं होती बल्कि उसका नाम होता है रूबी। उसका अपना पति भी होता है रामू। उसके परिवार में उसके अपने बच्चे नहीं होते हैं लेकिन अपनी जो ज़िंदगी होता है अपने पति के साथ जीती है, लेकिन उसका जो मन होता है अपने पति के साथ काफ़ी सालों के अंदर उपसा जाता है। लेकिन जब मुलाकात जो होता है इधर जाकर स्टेज पर ही खूबसूरती के पोशाक में अब बबलू से होता है, तब बबलू से वही जान पहचान बना लेती है और बनाने के बाद दोनों एक दूसरे समझौता कर लेते हैं और लगभग पूरी रात बीत जाता है। सुबह के टाइम में और पहचान घना हो जाता है, दोस्ती बन जाता है और वहीं से जो होता है बबलू की मुलाकात और चाहत पूरी तरह से अब रूबी के लिए बढ़ जाता है। दोनों दोस्ती का जब हाथ बढ़ाते हैं तो बबलू को जब भी मौका मिलता तो विजयनगर पहुँचता और घर का पता लेकर घर के इर्द गिर्द चक्कर मारता और रूबी से मुलाकात करने का बहाना ढूंढता और रूबी बड़ी जल्दी जो होता है बबलू के मन को भांप जाती है।
और दोनों की मुलाकात अब बढ़ता है मन मन, और दोनों एक दूसरे से इजहार करने के लिए हर दिन तो पागल हो जाते हैं। और पागल होने की वजह से एक दिन खुद रूबी बबलू के पास पहुंचती है रास्ते पर, और वहीं बबलू के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है। इजहार करने के बाद बबलू को अपने साथ लेती है और मार्केट जाती है। तरीके से बबलू जो होता है रेस्टोरेंट में ले जाकर सेवा पानी कराता है, फिर वहीं बबलू को ऐसी सहमति देती है जिसकी वजह से बबलू वहीं अपनी पत्नी बनाने का रिश्ते तक का वादा कर लेता है। अब उसी दिन से दोनों प्रेमी और प्रेमिका होने के नाते मुलाकात और बढ़ जाता है। चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीतता है, बबलू और इधर अब रूबी के बीच जो होता है अनैतिक संबंध बन जाते हैं, और बबलू के रहते हुए जो होता अपने पति का दर्जा अब सीधा बबलू को दे देती है, और अपने पति उस समय उसको भुला बैठती है, और बबलू को अपना पति मानने के लिए हर वक्त अब बबलू के ऊपर दबाव मारती है, और बबलू इसकी शिकायत मौके पर अब अपने परिवार वालों से जाकर कर देता है। अब परिवार वाले जो होते हैं उसी समय कहने लग जाते हैं कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी युवतियाँ आ सकती हैं, उस शादीशुदा औरत की ज़िंदगी का रास्ता तो हमेशा के लिए छोड़ दो। लेकिन बबलू ठहरा जो होता है इधर रूबी के प्यार में पागल, और रूबी पूरी तरह से अब इधर बबलू के प्यार में पागल। दोनों एक दूसरे का सहमति जताते हैं, लेकिन इसकी खबर जैसे ही गणेश जोशी को लगता है तो अपने बेटे को अपने घर से निकाला लगवाने के लिए मौके पर रजामंदी करवा लेते हैं। लेकिन इधर ठहरा पूरी तरह से बबलू अब रूबी के प्यार में पागल, और शादी करने का हामी भर लेता, और रूबी और बबलू दोनों जाते एक मंदिर में तौर तरीके से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद शीशा मऊ में आते हैं, वहीं एक मोहल्ले में जाकर एक कमरा किराए पर लेते हैं, और वहीं पर पति पत्नी के रिश्ते की तरह अब बबलू और रूबी रहना शुरू कर देते हैं। रहते रहते कुछ इस तरीके से दोनों की ज़िंदगी का कुछ साल वक्त बीतता है। और इसी बीच अब जो होती है रूबी टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें एक बड़ा बेटा होता है अब राहुल, एक बेटी होती है प्रियंका। राहुल की जो उम्र होती है अब इधर 8 साल के आसपास होता घटना के वक्त, और प्रियंका की उम्र लगभग 7 साल के आसपास हो जाता है। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतता है। बबलू को आभास हो जाता है कि परिवार की ज़िंदगी बनाने के लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो और करना पड़ेगा। अब दोनों बच्चों को जब दाखिला होता है बढ़िया से स्कूल में करवा देता है, और सुबह का जब टाइम होता है तो अपना टिफ़िन पैक करवाता। अब बबलू जो होता है सीधे बैंक में निकल जाता, और दोनों बच्चे स्कूल में चला जाया करते थे। और दिन भर इधर कैसे ना तैसे कर रूबी जो होती वक्त गुजारती। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में बबलू चारपाई पर लौटता और खर्राटे भरता। लेकिन जब बबलू की जो पत्नी होती है रूबी पहुंचती चाहत को पूरा करने के लिए, तो पूरा ना हो पाता, बार बार जिद करती, और जिद की वजह से झगड़ करार बढ़ जाते हैं। और झगड़ा सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इधर खुद जो होती है रूबी वह सोच लेती है कि अपनी ज़िंदगी को अब संवारने के लिए हमें कोई और जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। तभी रूबी अपने मोहल्ले में रहने वाली काफ़ी युवकों के साथ प्रेम प्रसंग चलाती है, और काफ़ी युवकों के साथ उसके संबंध पनप जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है कभी रूबी का 3 मर्दों के साथ, कभी 4 मर्दों के साथ बराबर चलने लग जाता है। इसकी जो खबर होता है पूरी तरह से अब उसी मोहल्ले में फैल जाता, लोग चर्चा करते, और उसकी खबर जाकर दोबारा बबलू के कान में जब पहुँचता, बबलू उसी समय अपनी पत्नी के पीठ पीछे सच्चाई जानने के लिए अब लग पड़ जाता है। एक दिन दोपहर से बिन बताए अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचता है, और देखता उसके पत्नी के बगल में 2 युवक बेड पे बैठे हुए। सारा मामला को समझ जाता है, और वहीं अपनी पत्नी का बेहतर की पिटाई कर देता है, हिदायत देता है कि आज के बाद हमारे घर कोई भी युवक नहीं आना चाहिए। लेकिन उस दिन से माफ़ी मांगते हुए कि इधर रूबी अपने पति को अपनी बातें उलझा लेती। 1 हफ्ते का मामला शांत रहता है, और शांत रहने के बाद जो होता है रूबी दोबारा अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने घर में काफियों को बुलाना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन फिर दोबारा शाम के टाइम में बड़ी जल्दी जो होता है बबलू घर पहुंचता है, और 4 युवकों के साथ अपनी पत्नी को बिन कपड़े को देखता, और वहीं पर सारा मामला समझ जाता और पिटाई करता है। और रोज़ का सिलसिला जो होता है अपनी पत्नी के साथ बेतुल्की का बबलू का बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से पूरी तरह से अब इधर रूबी भी सतर्क हो जाती है। अब जब मौका पाती तो फिर पति की गैर मौजूदगी में प्रेमियों को बुलाती और रिश्तों को अंजाम देती। अब इसी चाहत की वजह से बबलू परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो एक दिन रूबी का पिटाई तो बबलू करता है। बबलू की पिटाई करने के बाद रूबी थाने में पहुंच जाती है, और अपने पति के ऊपर शोषण का मुकदमा दर्ज करवा देती है। और लेकिन पुलिस की जो टीम होती है बबलू को थाने बुलाती, समझौते के तौर पर बबलू से ही जो होता है अब रूबी के हाथ में हर महीने 4000 रुपये रखने का एक जाना माना परमिशन दिलवाते। बबलू हामी भर लेता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हमारी पत्नी रूबी की वजह से हमारे दोनों बच्चों का भविष्य अब खतरे में पड़े, और सामने रहेगी तो बच्चों का सेवा पानी होता रहेगा। बबलू ये सब सोच साच कर अब 4000 रुपये देने का हामी भर लेता, और इधर जो होता बेहतर तरीके से अब जाती उसी मोहल्ले के दूसरे मकान में अब रूबी रहती है, और रात बिरात का जब वक्त होता है अपने साथ अपने मर्दों को बुलाती और रिश्तों को अंजाम देती। लेकिन दोबारा जो होता है इसकी खबर कैसे न तैसे जाकर मोहल्ले में फैलता। लेकिन इससे पहले रूबी जो होती है अपने पति बबलू से अब पतिव्रता धर्म दिखाने लग जाती है, और फिर दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन जाता है। दोनों फिर एक ही कमरे में साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेधड़क तरीके से
अब जो होता है जब भी मौका मिलता इधर रूबी घर में आती तो दबाव मारती, अगर तुम्हारे विरुद्ध हुए तो उसकी शिकायत थाने में कर देंगे और तुम्हें हमेशा के लिए जेल भिजवा देंगे। अब इसकी वजह से बबलू और डर जाता है और बबलू के डरने की वजह से उसी का फ़ायदा रूबी उठाती। जब मौका मिलता बबलू के सामने ही मर्दों को बुलाती और रिश्तों को अंजाम जो होता है बबलू के ही सामने दिया करती थी। और बबलू जिसकी वजह से अपनी पत्नी के इस हरकत से तंग आ जाता उसी वक्त बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है और लेने के बाद ठीक गोविंदपुरा में जाता है। अब उसका एक दोस्त होता है उसी गोविंदपुरा में ही अब राधे तिवारी, जो एक समाचार पत्रिका मौके पर काम किया करता था। अब उसका भी काफ़ी बड़े बड़े लोगों अपराधियों से उसकी मुलाकात बनी हुई थी। अपनी सारी बात जाकर अब इधर जो होता है एक पल में ही बबलू राधे के सामने शेयर कर देता। राधा उसकी सारी बात समझ लेता है और उसको कहने का प्लान बना देता है। अब बबलू जो होता है उसी प्लान में उसके तहत कहने लग जाता है कि हमें अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए जिस कदम को अपनाना है उसे हमें रास्ता पता है। और राधे समझ जाता है और राधे उसी समय कहने लग जाते हैं कि हमारे पास एक खूंखार अपराधी है, आप शुभम तिवारी, उससे तुम्हारा मुलाकात करवा लेंगे। और यह बात जैसे बबलू सुनता है तो इधर दूसरी तरफ जो होता है राधे की बात मान लेता है और अपने इलाके का रहने वाला शुभम अब जाकर तिवारी से मुलाकात कराता है। और शुभम जैसे ही बबलू की बात सुनता है तो उसकी पत्नी अब रूबी की हत्या का सुपारी लेता है, वह भी 30,000 में और 25,000 रुपये मौके पर पकड़ा देता है और इधर जो होता तुरंत शामिल हो जाता है। और दूसरी तरफ जो होता है शुभम का एक अपना दोस्त होता है और टिंटू को अपने ही प्लान में शामिल कर लेता है और तीनों मिलकर तौर तरीके से प्लान बनाते कैसे न तैसे कर रूबी को जल्द जल्द राष्ट्रीय ठिकाने लगाया जा सके। और जैसे ही ठीक 31 जनवरी साल 2015 का अब वक्त होता है, रात का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है तीनों इधर शुभम तिवारी और साथ में और राधे और तिवारी और साथ में टीटू मौर्य तीनों एक साथ जो होता बबलू के घर में घुसते हैं। बबलू देखता तीनों को तौर तरीके से सेवा पानी कराता और अपने पास रखे हुए काफ़ी शराब की बोतल उनके सामने खोल देता और चंद मिनट के अंदर जो होता है तीनों के दोनों एकदम नसीम हो जाते हैं और प्लान वही समझा देता है बबलू और दोनों बच्चों को साथ लेता अपनी पत्नी से बोलता कि अब ले जा रहे हैं, अब इनके दादा के पास इन्हें कुछ समय बितलवाएंगे। और यह बात कहकर रूबी से निकल जाता और तीनों वहीं मौका पा जाते हैं और एकाएक रूबी के ऊपर टूट पड़ते हैं और रूबी का वहीं सबसे पहले एक हथियार से हत्या कर देते हैं और चेहरे को बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और कुछ पार्ट को बुरी तरह से ख़राब करने के बाद सारे मामलों को वहां समझते हुए चंद मिनट के अंदर जो होता बबलू पहुंच जाता है और बबलू तीनों से इशारा मारवा लेता है और एक बोरी लेता, उसी बोरी में जो होता अपनी पत्नी रूबी को बोरी को डंप करता है और शुभम तिवारी के इधर स्कूटी पर ले जाकर बोरी को डंप करने के बाद वह स्कूटी खुद शुभम चलाता है और शुभम चलाते चलाते स्कूटी अब सीधा का सीधा लेकर बर्रा अब कस्बे में प्रवेश कर जाता और सीटीआई नहर के पास पहुंचता। उसी नहर में देखता है पानी भरा हुआ, ले जाकर बोरी सहित उसी नहर में बोरी को डंप कर देता है। स्कूटी लेकर शुभम और बबलू निकल जाते हैं और इधर रात बिरात के टाइम जो होता है बबलू मौके पर अपने दोस्त को लेकर अपने घर से नदारत हो जाता है और जाता है अपनी पत्नी की स्थिति को समझकर, सारे मामले को समझकर अपना मुंडन करवा लेता है और अपने घर मौके पर कभी कभी आना जाना हो जाता है। और लेकिन मोहल्ले वाले जब पूछते हैं रूबी और उसके बच्चे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो इधर कह देता वो अपनी मायके गई हुई है। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है अब जैसे छाप रोड पर पहुँचते सारा खुलासा थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जब यह सच्चाई जाकर खुद बबलू रखते हैं सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पर यकीन तो नहीं होता। पुलिस की जो टीम होती है अब बबलू के हितैषी पर उसके करीबी दोस्त है अब शुभम तिवारी और साथ में राधे तिवारी और टिंटू मौर्य को अपने कस्टडी में लेती है और चारों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अब जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के ही और राम अनुज वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के ही और राजेश सिंह उत्तराखंड नैनीताल के ही और साथ में विजय कुमार उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के ही। और इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।